हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी वीडियो में, आज की हमारी पढ़ाई में। आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के आपके एग्ज़ाम्स की हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हुआ है। 11 प्रैक्टिस सेट इसके अपलोड हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट भी देखा होगा। तो अभी क्या हो रहा था कि जब शुरुआत में प्रैक्टिस सेट डालना शुरू किया था, तब मैंने ये सोचा था कि भाई पहले हम प्रैक्टिस सेट अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर बीच में जैसे जैसे लगेगा तो पढ़ाई को अपनी और स्पीड अप करने के लिए हम और मुद्दों पे बात करेंगे। मैंने एक वीडियो डाला है इससे पहले, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करी कि भाई कितने नंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, कौन कौन से बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में करी थी। तो आपको जिसके मतलब अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे या फिर आपको जब भी आप लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के आप होम पेज पे जाएंगे तो आप वहाँ पे सारी वीडियोस आपको एक लाइन से मिलेंगी जो है। और अभी क्या है कि आज हमने समझना है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो ये सब हम टीआरई 2.0 के हिसाब से अभी तैयारी हमारी चल रही है, क्योंकि अभी टीआरई 3 का तो वैसा कुछ है नहीं है। तो इसलिए हम लोग टायर 2 के हिसाब से अपनी तैयारी चला रहे हैं। तो जो हिंदी का जो सिलेबस है, इसकी भी प्रैक्टिस सेट, इसकी भी तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो पहले इसका थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं। तो इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है और क्या है कि भाई हिंदी का जो आपका सिलेबस है वो इस हिसाब से आता है कि भाई व्याकरण और साहित्य थोड़ा सा साहित्य पूछा जाता है और व्याकरण का पोर्शन भर भर के पूछा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जो आपका प्राइमरी का आपका पोर्शन होता है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने चैनल में, कि आपका 30 नंबर का आपका जो है आपका पेपर 1 आपका मतलब कि पार्ट 1 आपका पूछा जाता है, जिसमें से 22 नंबर हिंदी आती है और 8 नंबर की इंग्लिश आती हैं। और साथ में हिंदी जो है, जिसमें मतलब आपका टीजीटी लेवल में जिसमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट है, उसमें से भी आपका ग्रामर पोर्शन में ही पूरा रहता है। थोड़ा सा पोर्शन लिटरेचर का रहता है और बाकी जो है ग्रामर पोर्शन में आपका सारा क्वेश्चन समेट लेता है। और अगर आप 9 to 12 दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पेपर 1 में आपको हिंदी सॉल्व करनी है। और आप जानते हैं कि हिंदी में व्याकरण का एक आपका बहुत डिटेल सिलेबस होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो जाहिर से बात है कि आपका ज़रूर व्याकरण स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग होता है और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज क्या है कि आज हम थोड़ा सा सिलेबस पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो जो हिंदी का आपका जो आज मैं साहित्य का सिलेबस इसमें मैंने नहीं इंक्लूड किया, मैंने सिर्फ व्याकरण का सिलेबस इंक्लूड किया है, क्योंकि साहित्य का तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगी तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो हिंदी का जो व्याकरण में इसमें जो पूछा जाता है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं विशेष्य, वर्तनी पूछी जाती है, संधि पूछा जाता है, समास पूछा जाता है, लिंग पूछे जाते हैं, कारक पूछा जाता है, विराम चिन्ह, अव्यय, काल, वाच्य, प्रत्यय और उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वचन, एक वचन, बहुवचन और लोकोक्तियाँ और मुहावरे, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना इत्यादि जो है, मतलब कुल मिला करके ये सब तो सिर्फ नाम है छोटे छोटे से, बस छोटी छोटी हेडिंग आपको दिख रही हैं। कुल मिला करके हिंदी का पूरा व्याकरण है ये, जो आप लोगों को पढ़ना है। मैंने इसमें नहीं लिखा आगे, क्योंकि वाक्य रचना के आगे मैंने आधे लिख लिया है। तो उसमें क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी आपका आता है, आपके अलंकार से भी आपके प्रश्न आते हैं, और साथ में इसके अलावा मतलब ये सिर्फ इतना सिलेबस इतना ही नहीं है, इसके अलावा क्योंकि मैंने आधे लिख दिया तो आप समझ लीजिएगा और इससे आगे पढ़ते चले जाइए जो है। तो वही बात है दोस्तों कि देखिए तैयारी तो आपको ज़ोरों से कर रही है, तो तैयारी तो उसमें होता है कि भाई आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पढ़ने के लिए होना चाहिए। तो हमने आज क्या किया हुआ है कि भाई थोड़ा सा इसको हिंदी सिलेबस थोड़ा सा आपका एक फोकस आपकी नज़र डालने के लिए मैंने सोचा कि भाई वीडियो स्टार्ट करने के टाइम पे एक थोड़ा सा आपका नज़र सिलेबस पर डाल दें और उसके बाद फिर हम आज थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करते हैं।
तो ये आपका सिलेबस है, थोड़ा सा इसको समझ लिया आप लोगों ने कि अगर आप प्राइमरी दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जूनियर दे रहे हैं तो भी, और अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो भी। तो तीनों की तीनों में आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको बिना पढ़े, इसको बिना तैयार किए आप इससे बच नहीं सकते हैं। ये आपका मतलब सिलेक्शन के लिए बेहद ज़रूरी और साथ ही साथ में आपकी तैयारी में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए हम अपना थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा सा हिंदी का अपना सिलेबस पढ़ा, थोड़ा सा सिलेबस समझा। अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा अब हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। आज मैंने प्रैक्टिस सेट में केवल 10 प्रश्नों को रखा है। इसके बाद हिंदी के जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें कम से कम 20 प्रश्नों का संग्रह तो रहेगा ही रहेगा। तो आज हम क्या करते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, बहुत उबाऊ ना हो, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और उसके बाद फिर अगले दिन अगला वीडियो और अगला कंटेंट आपके सामने फिर आ जाएगा जो है। तो चलिए हम अपना आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है। यहाँ पे बताना है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो उसमें ये होता है कि हिंदी मतलब हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। कन्फ्यूजन के लिए आपको जब ऑप्शन में उर्दू, हिंदी, अवधी इस तरह का मिलता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उर्दू और अरबी में होती है। और उर्दू, अरबी, फारसी इस तरह ऑप्शन रहता है तब आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है जो है। अगला प्रश्न है कि घुड़सवार शब्द क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ ये शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं जब आप उनको तोड़ते हैं तो उनकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है। यौगिक शब्द को अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें दोनों शब्दों की अलग अलग मीनिंग निकलती है और जो योग रूढ़ होता है फिर वो समास हो जाता है। तो ये पहचानने का तरीका होता है। आने वाले टाइम पे हम हिंदी की भी अलग अलग से क्लासेस लेंगे और उसमें अलग अलग से चीज़ें समझाएंगे। अभी तो प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें बताते हुए चलते हैं। तो घुड़सवार शब्द जो है वो यौगिक है क्योंकि यहाँ पर अगर इस शब्द को तोड़ेंगे तो घोड़ा मतलब घुड़ की सवारी करने वाला, यानी कि घोड़ा और सवार, यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं तो घोड़े का भी मतलब है, सवार का भी मतलब है। दोनों शब्दों के अपने अपने मतलब हैं, इसी वजह से ये शब्द क्या हो जाता है, घुड़सवार शब्द जो है वो यौगिक हो जाता है। जब भी आपके सामने इस तरह का शब्द आए तो आप उसको दोनों शब्दों को उसको तोड़िए। अगर दोनों जो दो शब्द टूटे हुए हैं उनमें अगर अलग अलग अर्थ निकल रहा है तो वो यौगिक हो जाएगा और अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो फिर वो जो है आपका रूढ़ शब्द हो जाते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जब संविधान बना था तब भाषाओं की संख्या क्या थी। देखिए प्रश्न 3 और प्रश्न 4 इसको दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या क्या है और जब संविधान बना था तब भाषाओं की संख्या क्या है। तो दोस्तों होता ये है कि जब संविधान में जैसे आज के दौर में जो भाषाओं की संख्या है वो है 22। एग्जाम में यही प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाषाओं की संख्या क्या है। तो अगर पेपर को थोड़ा टफ कर रहा होता है तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान बना तब भाषाओं की संख्या क्या थी। तो उस समय भाषाओं की संख्या थी 14। तो ये 14 से 22 कैसे हुआ ये हम आगे की वीडियो में समझेंगे जो है। तो अभी के लिए दो बातें समझ लीजिए कि वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषाएं हैं और जब संविधान बना था तब 14 भाषाएं थी। आगे चलते हैं कि हिंदी भाषा का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण और एग्जाम में ज़्यादातर देखा जाने वाला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का वर्णन जो है कौन सी आर्टिकल मतलब कौन सी अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में है जो है, 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का वर्णन कौन से अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो अनुसूची 8वीं है और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है 343 यानी 343 से 351 तक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही प्रश्न, यार कह लीजिए इस प्रैक्टिस सेट के 10 के 10 प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। तो आपने समझ लिया अनुसूची हिंदी भाषा की जिसमें हिंदी भाषा का वर्णन है वो 8वीं अनुसूची है और जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल आपका 343 से 351 आपका आर्टिकल, इसमें आपका हिंदी भाषा से संबंधित सभी वर्णन यहाँ पे किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, मतलब भाषा के आधार पर बनाया हुआ सबसे पहला राज्य है और वो है आंध्र प्रदेश जो कि बना था 1 अक्टूबर 1953 में।
मतलब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनाया हुआ पहला राज्य है। चलिए हम अब अपने उस प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न 3 और प्रश्न 4 हमने आपको समझाया था कि संविधान बना था तो भाषाओं की संख्या क्या थी और वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या क्या है। तो ये 14 से 22 कैसे हुआ उसको समझते हैं। अब अगला ये है कि भाई हिंदी भाषा आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में है। अब हमने यहाँ पे सभी संशोधनों को दिखाया गया है। तो सबसे पहले संशोधन हुआ हिंदी भाषा में वो 21वां संशोधन जब संविधान में हुआ था, जो 1967 में हुआ था। वहाँ पर एक भाषा जोड़ी गई थी, मतलब 14 से 15 हुआ, एक भाषा जोड़ी गई। वो भाषा कौन सी थी? सिंधी थी। मतलब कि 21वां अमेंडमेंट जो आपका था 1967 में, वहाँ पर एक लैंग्वेज को जोड़ा गया, सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया, तो 14 से 15 हुआ। फिर 71 अमेंडमेंट जब हुआ 1992 में, तो वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया और वो 3 लैंग्वेजेस हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यहाँ पे 3 लैंग्वेज ऐड हुई। तो हमने 14 पढ़ी, 14 में एक ऐड हुई सिंधी, 15 हुई, फिर 15 में 3 और ऐड हुई, तो 16, 17 और 18 हो गई। अब हमारा अगला अमेंडमेंट आता है 92 अमेंडमेंट, जो हुआ था 2003 में, जिसमें 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यानी कि हमने पहले पढ़ा 14 लैंग्वेज ऑलरेडी आपका बना, जब संविधान बना तब था। फिर एक जुड़ा सिंधी, फिर ये 15 हुआ, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर ये 16, 17, 18 हुआ। अब आता है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आपका 1992 में जुड़ा, फिर 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी कि 19, 20, 21, 22। मतलब कि 14 से 22 तक का जो सफ़र था वो 3 अमेंडमेंट में तय हुआ है। तो वैसे तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या क्या है, लेकिन अभी आज के दौर में पेपर को, क्योंकि अब ये तो पता है ना कि ये पैटर्न है, लोग ये वाले प्रश्न याद करके रखते हैं, पेपर को थोड़ा टफ करना होता है, तो ये सारे प्रश्न भी अब पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से अब हमें अपनी तैयारी को थोड़ा सा टफ लेवल पे ले जाना है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए मैंने नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी कर दिया। 14 + 1 + 3 + 4 = 22। मतलब 14 से लेकर 22 तक की जर्नी भाषाओं की संख्या की इस तरह से हुई है। अगला प्रश्न है कि जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ये इसी तरह से आता है कोट। ये कोट ऐसे ही आपके एग्जाम में आता है कि जिस संख्या से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप इसको रट मारिए कि इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाव, फील। अगला प्रश्न है कि जल पिपासु में कौन सा समास है। जल पिपासु का अर्थ होता है जल का प्यासा, और इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समाज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और साथ में हिंदी में आपको व्याकरण में क्या कुछ पढ़ना है, मतलब सब कुछ पढ़ना है। क्या कुछ पढ़ना है, मतलब सब कुछ पढ़ना है, ये आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सराहने के लिए। क्योंकि हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है वो हम आप तक पहुँचा पाएँ। और आपके जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब होते हैं, जो आप वीडियो को प्यार देते हैं, यही हमारा मोटिवेशन होता है, और इसी से हमको ये एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि हम और अच्छा काम करें। तो कीप मोटिवेटिंग, हमें हमेशा मोटिवेट करते रहिए अपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ये ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू सो मच।